आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की। ये एक ऐसी तलाश की कहानी है जिसने देश की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। नहीं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली बातचीत है जिसे 1 जून 2013 को इंटरसेप्ट किया गया था। और ये बातचीत हो रही थी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल के बारे में। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी, एक ऐसे भूत को कैसे पकड़ा जाए जो भेष बदलने में माहिर था और सालों से हर खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंक रहा था। तो चलिए जरा समझते हैं कि यह खतरा आखिर कितना बड़ा था और इस भूत को पकड़ने की उम्मीद असल में कितनी कम थी। 86.4%। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि उस वक्त कितने आतंकी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाने में कामयाब हो जाते थे। और यासीन भटकल इसी ग्रुप का हिस्सा था, एक ऐसा शख्स जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी यासीन भटकल आखिर इतना खतरनाक एक भूत बना कैसे? देखिए, आमतौर पर जो इमेज होती है, भटकल वैसा बिल्कुल नहीं था। वो कोई अनपढ़ या गरीब नहीं था। कर्नाटक के एक बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन उसे रेडिकलाइज किया गया और आगे चलकर उसने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। जरा इन हमलों की लिस्ट पर एक नजर डालिए। ये भटकल के मास्टरमाइंड किए हुए कुछ बड़े हमले हैं। ये दिखाते हैं कि उसकी क्रूरता कैसे बढ़ती जा रही थी और देश को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यहीं पर भटकल का शातिर दिमाग सामने आता है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। पहले वो आजमगढ़ मॉडल पर काम करता था, जहां पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती किया जाता था, जिनके डिजिटल फुटप्रिंट होते थे और उन्हें ट्रैक करना आसान था। लेकिन फिर वो दरभंगा मॉडल पर शिफ्ट हो गया, जहां गरीब गांव के लड़कों को भर्ती किया जाता था, जिनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था। इन्हें ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब देखिए, न्यूक्लियर साजिश की खबर के बाद खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, प्रेशर अपनी पीक पर था। लेकिन इसे पकड़ने का जो रास्ता चुना गया वो ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं था। कहानी शुरू होती है अगस्त 2013 में, एक छोटे से सुराग से। नेपाल के पोखरा में एक इन्फॉर्मर ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को बताया कि उसने भटकल की पुरानी फोटो जैसा एक आदमी देखा है। फर्क बस इतना था कि वो क्लीन शेव था, लेकिन आंखें वही थी। लेकिन दिल्ली हेडक्वार्टर्स से जवाब क्या आया? साफ साफ ना। उनका मानना था कि यासीन तो कराची में है और नेपाल में ऑपरेशन करने से डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक दीवार थी जिसने मिशन को शुरू होने से पहले ही लगभग रोक दिया था। तो सॉग लीडर ने अपने सीनियर को आगे बढ़ने के लिए मना तो लिया, लेकिन एक शर्त पर कि ये मिशन पूरी तरह से ऑफ द बुक्स होगा। सोचिए, उनके पास कोई सरकारी आईडी नहीं थी, कोई हथियार नहीं, कोई पुलिस कार्ड नहीं, यहां तक कि मिशन के लिए पैसे भी नहीं थे। टीम लीडर को अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े। तो चलिए अब सीधा चलते हैं नेपाल और देखते हैं कि कैसे इस छोटी सी टीम ने बिना किसी रिसोर्स के इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। अब देखिए, पहचान को लेके कोई गलती नहीं हो सकती थी, तो एसओजी टीम ने कमाल की मल्टी स्टेप प्रोसेस अपनाई। पहले उन्होंने भटकल के लोकल केयरटेकर को ढूंढा, फिर उसका पीछा करके ठिकाने का पता लगाया। इसके बाद एक इन्फॉर्मर ने मरीज बनकर उसकी 3 फिजिकल निशानों को कंफर्म किया। और तो और चुपके से उसकी आवाज भी रिकॉर्ड कर ली, जिससे दिल्ली में एक्सपर्ट्स ने एनालाइज करके कंफर्म किया कि ये आवाज भटकल की ही है, मतलब 200% कंफर्मेशन। इतने पुख्ता सबूतों के बाद एसओजी को आखिरकार दिल्ली से हरी झंडी मिल ही गई और फिर एक अंधेरी तूफानी रात को फाइनल एक्शन के लिए स्टेज तैयार हो गया। 28 अगस्त 2013 छापेमारी शुरू हुई और फिर खामोशी। एसओजी की टीम बाहर बारिश में इंतजार कर रही थी और अंदर से करीब 45 मिनट तक कोई खबर नहीं आई। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं मिशन फेल तो नहीं हो गया। तभी दूतावास से एक अफसर का गुस्से में फोन आता है। वो चिल्लाकर कहते हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक टरबाइन इंजीनियर है। इस ऑपरेशन को फौरन रोको, वरना डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। असल में भटकल के झांसे ने वहां के अधिकारियों को लगभग यकीन दिला ही दिया था। लेकिन एसओजी लीडर का जवाब एकदम पॉइंट पर था, जिसने सारे धोखे की पोल खोल दी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक हाईली क्वालिफाइड टरबाइन इंजीनियर एक छोटे से अंधेरे कमरे में यूनानी दवाइयां क्यों बेच रहा होगा? बस ये सुनते ही दूतावास का अधिकारी मान गया। और जब रेड खत्म हुई तो नतीजा उम्मीद से भी कहीं बड़ा था।
ये एक तरह का डबल जैकपॉट था। एसओजी ने ना सिर्फ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी यासीन भट्टकल को पकड़ा, बल्कि उसके साथ उसके सबसे खतरनाक साथी असदुल्ला अख्तर हड्डी को भी दबोच लिया। ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो भटकल सलाखों के पीछे था और भारत पर मंडरा रहा सीरियल ब्लास्ट का एक बहुत बड़ा खतरा टल गया था। पर कहानियां खत्म नहीं होती। और ये इस कहानी का सबसे कह सकते हैं कड़वा सच है। जिन अधिकारियों ने इस ऑपरेशन में असल में कोई भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट लिया, जबकि वो असली हीरो जिन्होंने अपनी जान और करियर दांव पर लगा दिया था, उन्हें इनाम के तौर पर बस एक कमेंडेशन लेटर और टीम के लिए कुल 1 लाख रुपए मिले। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ने वाले एक नायक का असली इनाम क्या होना चाहिए? पब्लिक में मिलने वाले मेडल और सम्मान, या एक सुरक्षित देश? ये सवाल उन अनगिनत गुमनाम हीरोज के लिए है जो परछाई